जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार के वीकली करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम 11 अगस्त से 18 अगस्त तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तुम्हारी पहली न्यूज़ है बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में। और जो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम रखा गया है परम बुद्धा। तो बिहार ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये अचीवमेंट प्राप्त किया है और बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो डेवलप हो चुका है परम बुद्धा के नाम से। और ये सुपर कंप्यूटर बनाया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। और इसका जो डेवलपमेंट सेंटर है वो पटना में है। बात करें इसके कैपेबिलिटीज़ के बारे में तो परम बुद्धा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि इसको बाकी सुपर कंप्यूटर से अलग बनाता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन और बेनिफिट्स की। तो इस सुपर कंप्यूटर का यूज़ रिसर्च को इन्हांस करने में किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और साइंस के सेक्टर में ये सुपर कंप्यूटर जो है वो हेल्प करेगा। और ये सुपर कंप्यूटर कैपेबल है कि बड़े से बड़े डाटा का जो रिजल्ट है ये बहुत क्विक दे सकता है। और एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका यूज़ किया जाएगा क्रॉप के जो डिजीज़ होते हैं उनको स्टडी करने के लिए और क्रॉप के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में इसका यूज़ जो डिजीज़ के जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए किया जाएगा और मेडिकेशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8 बेनिफिशियरीज जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको इंडिपेंडेंस डे की जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनवाइट किया गया था। बात करें किसको किसको इनवाइट किया गया था तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से सुनील कुमार जायसवाल को, सिवान से उमा शंकर शाह, पटना से रामजीत शर्मा, दरभंगा से अमरेंद्र कुमार, औरंगाबाद से रवि रंजन कुमार, नालंदा से राकेश कुमार, भागलपुर से वेद व्यास चौधरी और वैशाली से जितेंद्र कुमार सिंह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इसके अंतर्गत 6,000 रुपये हर साल किसानों को दिए जाते हैं एज मिनिमम इनकम सपोर्ट। और इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया था पीयूष गोयल जी ने 2019 में, जब इंटरिम यूनियन बजट आया था 1 फरवरी 2019 को। तो उसी के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अनाउंस किया गया था और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो दिए जाते हैं। अगली न्यूज़ है विक्रमशिला कटरिया रेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनके द्वारा जो है 8 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं और बिहार में विक्रमशिला कटरिया रेल ब्रिज प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल दिया गया है और गंगा नदी पे ये बनाया जाएगा और ये विक्रमशिला को कटरिया से कनेक्ट करेगा। और ये रेल प्रोजेक्ट पार्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का और इसके अंतर्गत जो इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी है उसको एफिशिएंट बनाया जा रहा है और इन्हांस किया जा रहा है। जो विक्रमशिला कटरिया रेल प्रोजेक्ट है इसका जो टोटल एरिया जो है वो 26.23 किलोमीटर है और जो ये ब्रिज बनाया जाएगा उसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर होगी। और इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो है 2,549.17 करोड़ और कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है 2030-31 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के रैंकिंग के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के द्वारा जो है टॉप स्पॉट इस रैंक में हासिल किया गया है और ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने लगातार 6ठी बार जो है टॉप किया है। वहीं अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी देखेंगे तो उसमें जो है IIT मद्रास ने 9वीं बार टॉप किया है। अब बात करते हैं इसके एवेल्युएशन क्राइटेरिया के बारे में। तो ये रैंकिंग जो है वो 5 ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस पे दिया जाता है। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पांचवा है परसेप्शन। तो इन 5 ग्रुप्स के बेसिस पे जो रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। तो पहला रैंक हासिल किया है IIT मद्रास ने, दूसरा रैंक ISC बेंगलोर, तीसरा IIT बॉम्बे, चौथा IIT दिल्ली और पांचवा है IIT खड़गपुर। और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जो JNU है, JNU का जो स्कोर है वो सबसे कम है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के पैरामीटर में। वहीं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है उसका जो स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट है। और इस साल जो है ये रैंकिंग कुछ नई कैटेगरीज़ के बेसिस पे भी किया गया। पिछले साल 13 कैटेगरीज़ के बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड किया था और इस साल जो है 16 कैटेगरीज़ के बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है। और जो 3 नई कैटेगरीज़ हैं उसमें ओपन यूनिवर्सिटीज़, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी है। तो ये 3 नई कैटेगरी जो है वो ऐड किया गया है। बात करें पार्टिसिपेशन की तो 6,517 इंस्टीट्यूशंस के लगभग 10,845 जो एप्लीकेशंस है वो पड़े थे और इस रैंकिंग को टॉप किया है IIT मद्रास ने। अब बात करते हैं कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का क्या रैंक है। तो पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग कैटेगरी के बारे में। तो IIT पटना जिसका पिछले साल रैंक 41 था इस साल 34 रैंक है और जो NIT पटना है इसका पिछले साल 56 रैंक था और इस साल 55 रैंक है। उसके बाद है मैनेजमेंट कैटेगरी और इसमें IIM बोध गया जो है इसने 33rd पोजीशन हासिल किया है मैनेजमेंट की कैटेगरी में। और लॉ की कैटेगरी में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 31st पोजीशन जो है हासिल किया है। बात करें मेडिकल कैटेगरी की तो एम्स पटना ने जो है 26 रैंक हासिल किया है।
इसके अलावा एम्स पटना ने ओवरऑल रैंकिंग में 99th रैंक हासिल किया है और पिछले साल एम्स पटना का ओवरऑल रैंक जो था वो 106 था, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, 106 से 99 पोजीशन आई है। अब बात करते हैं कॉलेज की कैटेगरी में, तो इसमें जो पटना वुमेंस कॉलेज है इसको 101 से 150 के रैंक के बीच में रखा गया और जो आईआईटी पटना की ओवरऑल रैंकिंग थी उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले साल आईआईटी पटना ने 66 रैंक हासिल किया था ओवरऑल कैटेगरी में, लेकिन इस साल आईआईटी पटना ने 73rd रैंक हासिल किया है। अब बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा में है, इसको 29th रैंक मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगली न्यूज़ है मार्टियर्स डे के बारे में। तो 11 अगस्त 2024 को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दिया गया है पटना के जो शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। तो 11 अगस्त 1942 को 7 स्कूली बच्चों के द्वारा पटना सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराने की कोशिश की गई थी और उसी दौरान जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके द्वारा इनको शूट कर दिया गया था। और जो ये 7 मार्टियर्स हैं इनका नाम है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। देखिए अगस्त 1942 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो बॉम्बे में पास किया था और डिमांड किया था कि ब्रिटिश के रूल को एंड किया जाए इंडिया में। और इसी के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग हुई 7 से 8 अगस्त के बीच में 1942 में, यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा स्लोगन दिया गया था करो या मरो का, डू और डाई का जो स्लोगन है वो यहाँ पर दिया गया था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लेती है। इसके अलावा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी इनके मेंबर्स को भी 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर लिया जाता है और बिहार से भी कई नेशनलिस्ट जो हैं वो डिटेन किए जाते हैं। और इस समय पटना में डीएम थे WG आर्चर और WG आर्चर जो हैं ये राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लेते हैं और इनको बांकीपुर जेल में भेज देते हैं। इसके अलावा बलदेव सहाय इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और फूलन प्रसाद वर्मा, श्रीकृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी के बाद 11 अगस्त 1942 को लगभग 6000 बच्चे जो है वो पटना सेक्रेटेरिएट पे जो है पीसफुल तरीके से वो झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जो है ब्रिटिश मिलिट्री पुलिस के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। अगली न्यूज़ है इंडिया के 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इंडिया को जो है उसका 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व मिलने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको मर्ज करके बनाया जा रहा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। कमेंट में आप बताइएगा कि इंडिया का पहला और दूसरा लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ का जो है चौथा टाइगर रिजर्व होगा और ये टाइगर रिजर्व जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा जिसमें महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर है। बात करें क्यों नया टाइगर रिजर्व जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट आई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की और ये जुलाई 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसमें बताया गया था कि जो छत्तीसगढ़ में टाइगर की पॉपुलेशन है वो घट रही है, यानी कि 2014 में 46 टाइगर थे छत्तीसगढ़ में और 2022 में ये घट के केवल 17 बचे। तो इसीलिए टाइगर को रिजर्व करने के लिए जो है ये नया टाइगर रिजर्व जो है ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहले से 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, इसमें पहला है अचनकामा टाइगर रिजर्व जो कि मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है और उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व है जो कि गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है। अगली न्यूज़ है एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में। तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसका जो है 10वां एडिशन कंडक्ट किया जा रहा है और 12 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा और ये एक्सरसाइज जो है श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में कंडक्ट किया जा रहा है। बात करें इस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव की, तो इसका जो प्राइमरी एम है वो ये है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है दोनों नेशंस की उसको और मजबूत बनाया जाए, साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस हैं उस पर फोकस किया जाए। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट न्यूज़ है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंडिया का जेंडर रेशियो है वो 2036 तक इम्प्रूव हो सकता है, यानी कि 952 फीमेल्स 1000 मेल्स पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2036 तक। और इस रिपोर्ट का नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और 2011 की जनगणना के हिसाब से जो इंडिया का जेंडर रेशियो है वो पर 1000 मेल 943 फीमेल्स हैं और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2036 तक जो जेंडर रेशियो है वो इम्प्रूव करेगा इंडिया का। इसके अलावा बताया गया कि 2011 से 2036 के बीच में ऐसे लोग जिनकी एज 15 साल या उससे कम है उनकी संख्या में हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है उनकी संख्या इंक्रीज हो सकती है। अगली न्यूज़ है इंडिया तिमोर लेस्ते रिलेशनशिप के बारे में। तो रिसेंटली इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया है तिमोर लेस्ते और ये किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट का जो है तिमोर लेस्ते में पहला विजिट है।
और इंडिया जो है जल्दी ही तिमोर लेस्ते में अपनी जो एम्बेसी है वो खोलने वाला है। इसके अलावा तिमोर लेस्ते जो है वो एक रेजिडेंस मिशन इस्टेब्लिश करेगा नई दिल्ली में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ट्रैवलर्स आते हैं तिमोर लेस्ते से इंडिया विजिट करने के लिए, उनको वीज़ा लेने के लिए जो है इंडोनेशिया में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन अब तिमोर लेस्ते के दिल्ली में इंडियन एम्बेसी खोली जाएगी और वहाँ से इनको ईजिली वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है अवार्ड दिया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, जो कि इस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है। और इस अवार्ड को दिया गया है तिमोर लेस्ते के प्रेसिडेंट जोस रामोस होर्टा के द्वारा। और ये अवार्ड इनके पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए दिया गया है। इसके अलावा इंडिया और तिमोर लेस्ते के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है। और ये एमओयू कल्चरल एक्सचेंजेस, कोलेबोरेशन बिटवीन प्रसार भारती एंड तिमोर लेस्ते रेडियो एंड टेलीविजन और एक्सेम्पशन फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल एंड सर्विस पासपोर्ट। तो इन चीज़ों को लेके जो एमओयू है वो इंडिया और तिमोर लेस्ते के बीच में साइन किया गया है। अगली न्यूज़ है MEA और NSIL के बीच हुए एग्रीमेंट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक इसरो का कॉमर्शियल आर्म है, इनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। और जो नेपाल की मूनल सेटेलाइट है इसको लॉन्च करने में जो है ये हेल्प करेंगे। जो नेपाल की मूनल सेटेलाइट है इसको डेवलप किया गया है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसमें सहायता प्रदान किया है नेपाल के एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रतिशान। बात करें क्या पर्पज़ है मूनल सेटेलाइट का। देखिए, इस सेटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है कि जो वेजिटेशन डेंसिटी है उसका एक डाटाबेस बनाया जा सके। इसके अलावा एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए और एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए जो है ये सेटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। और ये सेटेलाइट लॉन्च किया जाएगा NSIL पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करके। और ये जो है इंडिया का सपोर्ट दिखाता है रीजनल स्पेस इनिशिएटिव्स में। नेक्स्ट न्यूज़ है वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो ये बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो वक्फ एक्ट है 1955 का इसको अमेंड किया जा सके। और ये अमेंडमेंट 2013 की जो है एक सच्चर कमेटी थी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो इनकी रिपोर्ट पर जो है ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो जो वक्फ एक्ट था 1955 का, इसके अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड्स थे उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी, तो उसी पावर को कम करने के लिए ये जो बिल है वो लाया गया है। इसके अलावा जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को जो है और एफिशिएंट बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। बात करते हैं इसके की फीचर्स की। तो एक्ट पास होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ही जो एक डाटाबेस है वो ऑनलाइन तैयार करना पड़ेगा, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक डाटाबेस जो है वो ऑनलाइन बनाया जाएगा। और जो वक्फ है उसकी डिफिनीशन है इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स एंड ओनिंग द प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे लोग जो 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो किसी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। और इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये भी देखा जाएगा कि जो महिलाएं हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले इस वक्फ बोर्ड में। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है उसको ऑडिट किया जाए। और उसके बाद जो CAG होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और वो ऑडिटर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को ऑडिट करने का काम करेगा। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिटरमाइन करेगा कि ये वक्फ की ज़मीन है या ये गवर्नमेंट का लैंड है। अगली न्यूज़ है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में। तो DRDO के द्वारा एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो डेवलप किया गया है और ये जो है ये फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल का एक सबसे हल्का जैकेट है। और ये एक लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट है और इसका वजन जो है लगभग 10 किलोग्राम है। और इस जैकेट का जो मीडियम साइज़ है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और लाइट वेट होने की वजह से जो ऑपरेशंस हैं उसको कंडक्ट करने में आसानी होगी। इसके अलावा जैकेट का एक यूनिक फीचर है क्विक रिलीज मैकेनिज्म, यानी कि इसको क्विकली जो है वो रिलीज़ किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है इंडिया के पहले राइस ATM के बारे में। तो उड़ीसा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट एवर राउंड द क्लॉक ग्रेन ATM और इसको कहा जा रहा है राइस ATM। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में PDS है उसको रेवोल्यूशनाइज़ किया जाए। और पहला राइस ATM जो है वो उड़ीसा के मंचेश्वर वेयर हाउस में इंस्टॉल किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्णचंद्र पात्रा के द्वारा। और ये ATM लगभग 50 kg ऑफ ग्रेन जो है 5 मिनट में जो है वो निकाल सकता है। बात करें अगर एफिशिएंसी के बारे में तो इसका जो एरर है वो केवल 0.01% तक ही हो सकता है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को जो बायोफ्यूल की इंपॉर्टेंस है उससे अवेयर किया जाए। जो बायोफ्यूल्स हैं वो बायोलॉजिकल मटेरियल से बनते हैं जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, एल्गी, ट्री, क्रॉप्स या ग्रास से भी बनते हैं। और इस साल जो थीम है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का वो है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। और बायोफ्यूल का यूज़ करने से हमको लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल बेनिफिट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। तो रिसेंटली जो पाउल कगमे हैं ये चौथी बार बन गए हैं रवांडा के प्रेसिडेंट
और इनको लगभग 99% से ज़्यादा वोट मिला है। नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो है कमीशन किया है फर्स्ट सोलर गिग फैक्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट है कि 2035 तक ये जो है जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लें। नेक्स्ट है कि श्रुति गुप्ता जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, इनको यूएस आर्मी में सेलेक्ट किया गया है और इन्होंने लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ा है और ये यूएस के आर्मी में सेलेक्ट हुई हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है आदि चुनचंगरी जो कि कर्नाटका में है और चूलानूर जो कि केरला में है एज ए पीकॉक सेंचुरी, तो इनको जो है पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर जो है वो बनी है। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 78% इंक्रीज़ कर गया है पहले ही क्वार्टर में, यानी 2024-25 के पहले क्वार्टर में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 78% इंक्रीज़ कर गया है। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक MOU साइन किया है MIT यूनिवर्सिटी के साथ और इसके थ्रू आयुर्वेदा रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया और मालदीव्स ने सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग को लेकर जो MOU साइन किया था उसको रिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, और इनको लॉन्च किया गया है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। नेक्स्ट है इंडिया साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो है एक MOU साइन किया गया है इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है असम ने लॉन्च किया है निजुत मोइना स्कीम, ताकि जो गर्ल्स का एजुकेशन है उसको बूस्ट किया जाए और चाइल्ड मैरिज से लड़ा जाए। इसके बाद नेक्स्ट है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव, और इसको लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा और नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, ताकि जो टिकट बुकिंग है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने टेम्पल, मठ और ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन को जो है अब मैंडेटरी कर दिया है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा एक MOU साइन किया गया है और डिजिटल हेल्थ एजुकेशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा जो है 1600 मेगावाट का एक थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया है। नेक्स्ट है नील कुरिंजी जो है वो थ्रेटेंड स्पीसीज़ की कैटेगरी में अब इसको ला दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस हफ्ते की। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।